नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मंगलवार की रात से हंगामा मचा हुआ है कि एनडीटीवी जो प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय की कंपनी है, उसको अडानी ग्रुप ने खरीद लिया। ये खबर जैसे ही बाहर आई कि अडानी ग्रुप ने 29.18 यानी 29.18% स्टेक ले लिया है और बाकी के 26% स्टेट के लिए ओपन ऑफर दिया है। उसके बाद से देश में बहुत बड़ा स्यापा मचा हुआ है। रुदाली ब्रिगेड एक्टिव हो गई है। अगर अडानी ने खरीद लिया एनडीटीवी को तो प्रेस की स्वतंत्रता का क्या होगा, अभिव्यक्ति की आज़ादी का क्या होगा। प्रेस का गला घोंटा जा रहा है, प्रेस को गोदी मीडिया बनाया जा रहा है और मोदी के जो दोस्त हैं वो इंडिपेंडेंट, उनकी नज़र में इंडिपेंडेंट मीडिया है, उसको ख़रीद रहे हैं, उसका मुंह बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा कहानी का में ट्विस्ट क्या है, और इस कहानी में दो ट्विस्ट आ चुके हैं। एक तो पुराना है, एक नया है, जो अभी मंगलवार की घटना के बाद हुआ है। दोनों बताता हूँ, लेकिन पहला ट्विस्ट और कहानी कहाँ से शुरू होती है उसकी बात बताता हूँ, पहले फैक्ट्स की। ये कहानी शुरू होती है 2006 से। 2006 में एनडीटीवी ने, यानी प्रणय राय ने, अब एनडीटीवी कहिए प्रणय राय कहिए एक ही बात है, उन्होंने कर्ज लिया इंडिया बुल्स फाइनेंशियल सर्विसेज से और बड़े ऊंची ब्याज दर पर यह कर्ज लिया। कर्ज लेने के बाद 2006 में कर्ज लिया, 2008 में इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो गया, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई। उस डेट को सर्विस करने में एनडीटीवी को लगा कि वो सफल नहीं हो पाएंगे, डिफ़ॉल्ट करने का खतरा हो गया। उन्होंने उस लोन को शिफ्ट किया आईसीआईसीआई बैंक में। वहाँ भी दिक्कत बनी रही, आखिर ब्याज तो वहाँ भी देना था। तो उसके बाद 2009 में, अब आप देखिए कहानी का ट्विस्ट ये है, 2009 में 2009 रिलायंस ग्रुप ने 350 करोड़ रुपए का कर्ज ऑफर किया बिना ब्याज के। इस बात पर ध्यान दीजिए, बिना ब्याज के। और उसमें शर्त क्या थी? शर्त ये थी, इस पैसे को 99.99% इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये कहानी का ट्विस्ट शुरू हो रहा है। अब रिलायंस ने ये कर्ज दिया किस कंपनी के थ्रू? विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, यानी वीपीसीएल। ये कंपनी रिलायंस की शेल कंपनी थी। इसके जरिए कर्ज दिया गया 350 करोड़ का। इस कर्ज के बदले प्रणय राय और राधिका राय की एक कंपनी, दूसरी कंपनी RRPR, उससे समझौता हुआ कि ये कन्वर्टिबल वारंट जारी करेगी और कर्ज की अवधि के दौरान या उसके बाद भी रिलायंस चाहे, रिलायंस की ये कंपनी वीसीपीएल चाहे तो अपनी इक्विटी को, अपने पैसे को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकती है। ये समझौता हो गया दोनों में। अब मैंने शुरू में ही बताया कि वीसीपीएल जो है एक शेल कंपनी थी रिलायंस की, जो केवल इस कन्वर्टिबल वारंट को होल्ड कर रही थी। तो इस वीसीपीएल ने जो पैसा दिया, वो पैसा कहाँ से आया? वो पैसा आया रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड से। ये रिलायंस की सब्सिडियरी है। इसके जरिए पैसा इस कंपनी में आया, इससे प्रणय राय की कंपनी में गया, और ये पैसा जो है उनके पास रहा 3 से 5 साल। अगले 3 से 5 साल के बीच में ये RRPR और वीसीपीएल दोनों कोशिश करते रहे कि कोई बायर मिल जाए। इन्होंने इस टेक ओवर की, यानी वीसीपीएल ने एक तरह से RRPR का टेक ओवर कर लिया। इसकी सूचना सेबी को नहीं दी, तो इस पर सेबी ने एतराज़ किया और जांच शुरू हो गई। जब इस कंपनी का टेक ओवर हो गया तो मैनेजमेंट चेंज हो गया, तो ये जो है रेगुलेटर को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था। तो रिलायंस को परेशानी होने लगी, और रिलायंस चूँकि TV18 में बड़ा स्टेक खरीद चुका था, उसे मीडिया के और ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट में जो है इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं थी। तो उसे लगा कि ये इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट को फॉर्मलाइज़ करने का मतलब था कि 26% के और स्टेक का ओपन ऑफर देता है रिलायंस, जो रिलायंस देना नहीं चाहता था। और इस बीच रॉयज़ के पास पैसा लौटाने का साधन नहीं था, ऐसा उनका दावा है। 10 साल तक इस कर्ज़ को लिए रहे बिना ब्याज के,
और कोई पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं है वो, ऐसा उनका दावा रहा। वो सच है झूठ है मुझे नहीं मालूम। अब अगले कुछ साल के बाद जो VCPL है, इसका स्वामी जो रिलायंस की कंपनी थी, वो रिलायंस का एसोसिएट है HFCL, उसके महेंद्र नाहटा के पास चला गया, यानी महेंद्र नाहटा ने इसको ले लिया। अब हुआ क्या है, नई स्थिति क्या बनी, अडानी ग्रुप की एक कंपनी ने, जो मीडिया हाउसेस में जिसका इन्वेस्टमेंट है, उसने तय किया कि नाहटा ग्रुप से ये कंपनी खरीद ली जाए। उन्होंने महेंद्र नाहटा से ये कंपनी खरीद ली, और कंपनी खरीदते ही वारंट को शेयर्स में बदलने का फैसला किया। तो अडानी के पास NDTV के 29.18% शेयर आ गए, और ये शेयर आते ही उन्होंने अगले 26% शेयर के लिए ओपन ऑफ़र दे दिया 294 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जो मार्केट रेट से ज़्यादा था। जिस दिन ऑफ़र दिया था उस दिन जो है पिछले 15 दिन का एवरेज लिया जाता है, एवरेज जो है 266 रुपीज़ था, तो उससे ज़्यादा का ऑफ़र दिया। यहाँ तक सब ठीक था। खबर आने के बाद प्रणय राय सक्रिय हुए। उन्होंने कहा कि हमसे पूछा नहीं गया, हमसे सलाह नहीं ली गई। उनसे न पूछने की ज़रूरत थी, न सलाह लेने की ज़रूरत थी, इसलिए न पूछा गया न सलाह लिया गया। लेकिन एक लूप होल अगले दिन प्रणय राय ने, उनके वकीलों ने खोज लिया। वो ये कि नवंबर 2020 में सेबी ने NDTV पर स्टॉक मार्केट में कोई भी कारोबार करने पर रोक लगा दी थी, बैन लगा दिया था। तो अब वो बैन 2 साल का था, वो 28 नवंबर 2022 को ख़त्म हो रहा है। तो प्रणय राय के वकीलों का कहना है कि जब हमको ट्रांजैक्शन की परमिशन ही नहीं है तो हमारी कंपनी का शेयर दूसरी कंपनी के पास कैसे जा सकता है। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। तो अब अडानी ग्रुप के सामने समस्या ये है कि जब ये बैन हटेगा तब उनको RRPR को खरीदने का फिर से प्रयास करना होगा। तो अडानी ग्रुप खरीद पाएगा, नहीं खरीद पाएगा, कोई और खरीद लेगा, नहीं खरीदेगा, मैं इस विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। ये आज का विषय भी नहीं है। ये केवल इस पूरे मुद्दे को समझाने बताने के लिए आपको ये फैक्ट्स बताए। मैं सिर्फ 2 फैक्ट्स पर बात करना चाहता हूँ आपसे। 2009 में रिलायंस ने NDTV में 350 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। अब आप देखिए, उस समय केंद्र में सरकार UPA की थी। किसी ने नहीं कहा कि इस जो है स्वतंत्र मीडिया पर हमला हो रहा है, प्रेस फ्रीडम पर हमला हो रहा है, उद्योगपति, इतने बड़े उद्योगपति जो है वो मीडिया हाउस को खरीद रहे हैं, उसमें पैसा लगा रहे। रिलायंस जब तक उसके पास ये 29.18% शेयर थे, तब तक NDTV की जो है प्रेस फ्रीडम बरकरार थी, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। और 2008 से 2022 तक भी उनके पास रही, अभी तक है, कायदे से तकनीकी रूप से अभी भी है। तब मीडिया जो है खतरे में नहीं पड़ा। और अंबानी और अडानी तो दोनों मोदी के दोस्त हैं, तो मोदी के एक दोस्त के पास अगर NDTV का स्वामित्व रहे या उसका एक बड़ा हिस्सा रहे तो कोई खतरा नहीं है। दूसरे के पास जाए तो प्रेस की आज़ादी खतरे में पड़ जाती है। ये जो नकली नैरेटिव चलाने की कोशिश होती है, ये एक्सपोज हुए हैं। इस पूरी डील ने ऐसे लोगों को एक्सपोज किया है जो ये बताने की कोशिश करते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट अगर कोई कंपनी कर रही है किसी दूसरी कंपनी में, तो देखा जाएगा कि उसका पॉलिटिकल एलिनेशन किससे है। तो अगर अंबानी का है तो भाई अंबानी के पास शेयर था तब भी होना चाहिए था, ये मुद्दा उठाना चाहिए था, लेकिन इसको छिपा कर रखा गया। कभी इस बात की सार्वजनिक घोषणा ना NDTV की ओर से हुई और ना ही और जो प्रेस की आज़ादी के पैरोकार हैं उनकी ओर से हुई। उनको कोई समस्या नहीं थी जब तक ये अंबानी के पास था। लेकिन जैसे ही अडानी ने घोषणा की कि वो 29.18% जो है शेयर वो ले रहे हैं और 26% के लिए ओपन ऑफर दे रहे हैं, तो ये इसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड की भाषा में कहते हैं होस्टाइल टेक ओवर। और दुनिया भर में इस तरह के टेक ओवर के तमाम उदाहरण हैं, 20 उदाहरण। और इसमें कोई कुछ भी इलीगल नहीं होता, कोई भी अनैतिक बात नहीं होती, इस तरह से कंपनियों का टेक ओवर होता है। तो ये सिर्फ ये मुद्दा बनाने की, और तुरंत कांग्रेस पार्टी कूदी, जो कांग्रेस पार्टी 2009 से 2022 तक चुप थी जब तक ये रिलायंस के पास थे शेयर्स।
अडानी के पास आ रहे हैं, ये सुनते ही जयराम रमेश ने कहा कि प्रेस की आज़ादी को खतरा हो गया है, मीडिया की आवाज़ बंद करने की, दबाने की कोशिश हो रही है। तमाम लोग सक्रिय हो गए और ये इस पर रुदाली ब्रिगेड जो है उसने रुदन शुरू कर दिया कि अब क्या होगा। एक ही तो इंडिपेंडेंट मीडिया बचा था, उसका अब क्या होगा। वो भी मोदी के दोस्त के पास, अडानी के पास जा रहा है, तो उसको रोका जाना चाहिए। अगर प्रेस की आज़ादी को बचाना है तो अडानी को रोका जाना चाहिए, तो अंबानी को क्यों नहीं रोका? अंबानी के पास शेयर होने पर क्यों नहीं सवाल उठाया? अंबानी से पैसा लेने पर क्यों नहीं सवाल उठाया? ये है इनका दोहरा चरित्र, ये है इनका दोगलापन, ये है इनकी पोल खोलने वाला कि इनको प्रेस फ्रीडम से मतलब नहीं है, एक झूठा नैरेटिव हर समय गढ़ने से मतलब है। इनको कुछ भी करके केंद्र सरकार और मोदी के खिलाफ कोई एक मुद्दा लाना है, तो बहाना उसका कोई भी हो सकता है। अडानी अगर राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार के कहने पर इन्वेस्टमेंट करें तो वो उनका इकोनॉमिक फैसला है, उनका इन्वेस्टमेंट का फैसला है। अगर गुजरात में करें तो ये इसका मतलब है कि मोदी उनकी जेब में पैसा रख रहे हैं। राहुल गांधी के शब्दों में वो हर उद्योगपति को कहते हैं कि मोदी ने उनकी जेब में इतना पैसा रख दिया। पता नहीं कहाँ से आता है, कहाँ से उनको दिखता है, कौन सी जेब में देखते हैं वो। उनकी तो जेब उन्होंने नोटबंदी के दौरान दिखाई थी कि कट गई है, तो उनकी जेब में तो नहीं जाता होगा। तो सवाल ये है कि अंबानी पर चुप क्यों और अडानी पर हमला क्यों? अंबानी के पास अगर शेयर हों तो प्रेस की आज़ादी कैसे सुरक्षित रहती है? अडानी के पास वही शेयर उतने ही, एक भी ज़्यादा नहीं, अभी उतने ही शेयर चले जाएं तो प्रेस की आज़ादी कैसे खतरे में पड़ जाती है? ये सवाल इन लोगों से पूछा जाना चाहिए। और आप लोगों को ये सब किस्सा बताने का मतलब ये है कि अब जो कोशिश होगी, जिस तरह का नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश होगी, एक झूठा मनगढ़ंत नैरेटिव, उससे सावधान रहिएगा। फैक्ट्स इस मामले की ये है, शेयर अंबानी के पास रहेगा या अडानी के पास, इसका फैसला अब सेबी करेगी। और ये इस तरह के फैसले का प्रेस की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं होता। अगर प्रेस की आज़ादी की इतनी चिंता है तो फिर लोन लिया क्यों अंबानी से, और लिया तो फिर लौटाया क्यों नहीं? और ये कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि प्रणय राय और उनकी पत्नी के पास पैसे नहीं हैं। उनके पैसों के बारे में, उनकी संपत्ति के बारे में इतना कुछ छपता रहा है, इतना कुछ पब्लिक डोमेन में है कि उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक तरह का धोखा है, अपने बिजनेस इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए प्रेस की आज़ादी का सहारा लेना, उसको अपना कवच बनाना। ये कोई ऐसा नहीं कि एनडीटीवी ही कर रहा है, बहुत से संस्थान करते हैं। दूसरे संस्थानों में अगर उनके दूसरे बिजनेस हैं, उस पर इनकम टैक्स की रेड हो जाए, इनकम टैक्स का नोटिस चला जाए, तो ये होता है प्रेस की आज़ादी खतरे में आ गई। आपका धंधा अगर गलत चल रहा है और उस पर कार्रवाई हो रही है तो उससे प्रेस की आज़ादी का क्या लेना देना? लेकिन यही विमर्श बनाया जाता है। तो जब कांग्रेस की सरकार थी, अंबानी ने स्टेक लिया, तब कोई समस्या नहीं थी। अडानी अब स्टेक लेना चाहते हैं वही, और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो समस्या है। ये दोगलापन बंद होना चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।